नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल शाम की बात है, मैं इवनिंग वॉक कर रहा था। अचानक से मेरे मोबाइल की घंटी बजी, एक एसएमएस आया। मैंने एसएमएस खोल के देखा, मेरे खाते में 24,000 रुपए क्रेडिट हुए। क्या आपके खाते में ये पैसे आए? अगर नहीं आए तो आने वाले कुछ दिनों में कई सारे पेंशनर्स को ये पैसे मिलने वाले हैं। आगे बताऊंगा किस चीज के ये पैसे हैं दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ ही साथ एक खास कैटेगरी के पेंशनर हैं जिनको घाटा हो रहा है, जिनको नुकसान हो रहा है। ऐसे ही पेंशनर जब जागरूक होते हैं तो उनके खातों में पैसे आते हैं। दिसंबर के पेंशन से पहले पेंशनर के खाते में 1,75,780 रुपए क्रेडिट हुए हैं दोस्तों। कौन से हैं ये पेंशनर, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। हजारों की संख्या में अभी भी ऐसे ही पेंशनर बचे हुए हैं जिनको जानकारी की अभाव से ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पे कमीशन के लिए अगर 10 साल का इंतजार ना करना पड़े, हर साल अगर पे पेंशन में रिवीजन हो जाए तो ऐसा स्कीम क्या सरकार नहीं ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। रिकमेंडेशंस भी हैं और ये सक्सेसफुल स्कीम है। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आगे ब्यौरा दूंगा, क्योंकि इसको अगर लागू किया जाता है तो सरकार को एक मोटा जो रकम है बजट में जो धार्य करना पड़ता है पे कमीशन के लिए, उससे भी छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं कर्मचारी और पेंशनर्स को भी सही फायदा सही समय पर मिलेगा दोस्तों। इसके रिकमेंडेशंस के बारे में आगे समझाऊंगा। बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक चेतावनी दी गई है पीएओआर द्वारा। जी हां, पीएओआर ने चेताया है कि हो सकता है आपका पॉलिसी बंद हो जाए, लेकिन आपके पेमेंट पेंशन में से प्रीमियम कटता रहे। आगे लेटर दिखा के ये जानकारी भी जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 जानकारियों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही सैनिक पाठशाला के वीडियोस देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ना मिले, आपको वीडियोस देखने को ना मिले। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको सही जानकारी सटीक समय पर मिलता रहे दोस्तों। चलिए, और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है। ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप अपनी पेंशन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके गाइड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते जानकारियों की ओर। खुशखबरी, मेरे खाते में 17 दिसंबर 2025 को आए 24,000 क्या आपको मिले? क्या है ये? जी हां दोस्तों, 24,000 रुपए मेरे खाते में कल शाम क्रेडिट हुए। ये देखिए क्रेडिट का मैसेज, 24,000 रुपए। जैसे ही ये पैसे आए मैं भी सोच में पड़ गया कि ये कौन से पैसे हैं। फिर मेरे जहन में आया, फिर मैंने चेक किया तो पता चला ये सीए के पैसे हैं दोस्तों। सीए यानी कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप है, जो कि केंद्र सैनिक बोर्ड में हम अप्लाई करते हैं। हर साल एक बच्चे का 12,000 रुपए जो मिलता है, वो पैसे मेरे 2 बच्चों का मेरे खाते में क्रेडिट हो गए। ये पैसा था मेरा 2023-24 एकेडमिक ईयर का, जिसका अप्लाई मैं सालों पहले कर चुका था, लगभग 1.5 साल हो चुका है। लेकिन वो पैसा अभी आया है मेरे खाते में। हालांकि 2023-24 का भुगतान बहुत सारे लाभार्थी को बहुत पहले भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी अभी छूटे हुए थे जिनका भुगतान शुरू हो गया है। हो सकता है कल ही बहुत सारे और भी लाभार्थियों को यह पैसा भुगतान हो गया हो और कुछ को आने वाले कुछ दिनों में भुगतान हो जाए। अगर आपने केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में 2023-24 का एजुकेशन ग्रांट का अप्लाई किया था तो यह पैसा बहुत जल्द आपको मिलेगा। एक बच्चे का है तो 12,000 रुपए, 2 बच्चों का है तो 24,000 रुपए आपको मिलेगा। और अभी जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, इसका आपको एक बच्चे का 24,000, 2 बच्चों का 48,000 मिलेगा, जो आने वाले समय में 1-1.5 साल के बाद ही मिलेगा। आप अपना काम कर दीजिए, अप्लाई करके छोड़ दीजिए, मिलना मिलता रहेगा। अगर आपने सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई किया है तो मिल जाएगा, देरी से ही सही मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, केंद्र सैनिक बोर्ड से पैसे आने में समय लगता है, लेकिन पैसे जरूर मिलते हैं, जैसे कि अभी मुझे मिल गए। और ऐसे ही बहुत सारे हजारों की संख्या में जो पेंशनर्स हैं, जिनके बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई करके रखा है, उनको भी अब आने वाले समय में या कल ही बहुत सारों को मिल गया होगा, आने वाले समय में बाकी बचे हुओं को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अप्लाई करना ना छोड़ें। इसी तरीके से मैंने पीएमएसएस के बारे में भी कल जानकारी दी थी, जिसमें 30,000 रुपए बच्चों के लिए, 36,000 रुपए बच्चियों के लिए स्कीम है। आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए, जब मिलना होगा वो मिल जाएगा, लेकिन अप्लाई करने से आप पीछे ना हटें। एलिजिबल बच्चे हैं, उसी हिसाब का कोर्स करते हैं जो कोर्स एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप भी अप्लाई करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों,
दिसंबर के पेंशन से पहले खाते में आए 1,75,780 का एरियर, ये पेंशनर खास ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों अगर आप डीएसी के पेंशनर हैं तो एमएससीपी को लेकर आपको ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि डीएसी में एमएससीपी जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिस वजह से बहुत सारे पेंशनर्स आज के डेट में हैं जो पेंशन तो ले रहे हैं लेकिन एमएससीपी उनको नहीं मिला हुआ है। ऐसे ही पेंशनर जब सैनिक पाठशाला से जुड़ते हैं तो उनको होता है फायदा। ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनके खाते में 1,75,780 रुपए मिल चुका है दोस्तों, और वो भी डीएससी के पेंशनर थे, उनको एमएससीपी लागू था, नहीं मिला था, मैंने गाइड किया, उनको मिल गया और अब उनका पेंशन भी बढ़ गया, ये एरियर भी मिल गया। तो पेंशनर्स का जो वीडियो संदेश है उसको सुन लीजिए। नायक मंगलचंद का सभी मेरे फौजी भाइयों को जय हिंद, राम राम। मैं डीएसी में 20 साल नौकरी करके नायक से पेंशन आया था, मुझे एमएससीपी हवलदार नहीं मिला था। तो मैंने सुना यूट्यूब चैनल पे कि डीएसी को भी 1 जनवरी 2016 से एमएससीपी लागू है। तो मैंने सर से संपर्क किया, वह सर के गाइडेंस के अनुसार मैंने कार्रवाई किया। उसके अनुसार मुझे एमएससीपी हवलदार पेंशन भी लागू चालू हो गया। वह एरियर के रूप में 1,75,780 रुपये भी मिला। मेरे ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि वैसे तो दोस्तों एमएससीपी 2006 के बाद के रिटायरी सभी को लागू है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में लागू है। 1 जनवरी 2006 के बाद जो रिटायर हुए हैं सभी को लागू है। अगर नहीं मिला है तो आपको भी कार्रवाई करना है, लेकिन डीएसी में खास करके देखा गया है क्योंकि डीएसी में जनवरी 2016 से लागू किया गया था, तो डीएसी में बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं। अगर आप डीएसी के पेंशनर हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं, जनवरी 2016 या उसके बाद के रिटायरी हैं, तो आपको भी चेक करना चाहिए कि आपको कहीं एमएससीपी लागू तो नहीं है, कहीं ना मिला हो तो आप जरूर चेक करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सावधान, पीएओआर ने जारी किया है लेटर, आपका पॉलिसी बंद हो जाएगा लेकिन प्रीमियम कटता रह जाएगा, ये काम कर लें। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी किया गया है पीएओआर की तरफ से, चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों आप सामने जो लेटर देख पा रहे हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का लेटर हेड में ये लेटर जारी किया गया है और ये लेटर पीएओआर द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ, पीएओआर द्वारा, पे अकाउंट ऑफिस द्वारा ये लेटर जारी किया गया है 24 नवंबर 2025 का। ये देखिए लेटर का स्टैंप है, लेटर का डेट 4 नवंबर 2025 का है। 24 नवंबर 2025 को ये लेटर रिसीव हुआ है। अब देखिए इस लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है दोस्तों। हो सकता है आपका पीएलआई का पॉलिसी बंद हो जाए लेकिन आपका प्रीमियम का रिकवरी कंटिन्यू रहे, इसलिए कुछ हिदायतें जारी की गई हैं। ये बताया गया है कि जो भी कर्मचारी है, जो भी डिफेंस के कर्मचारी हैं, खास करके ये गार्ड्स रेजिमेंट का पीओआर का लेटर है, तो गार्ड्स रेजिमेंट के लिए हिदायत है, लेकिन सभी पीओआर यानी कि सभी के सभी जवानों के लिए ये हिदायत महत्वपूर्ण है। देखिए जवान क्या करते हैं कि पीएलआई में जाकर के या तो पोस्ट ऑफिस में या जो भी फील्ड ऑफ पोस्ट ऑफिस है वहां जाकर के अपना पीएलआई को क्लोज करवा लेते हैं, डिसकंटिन्यू करवा लेते हैं, लेकिन उसकी जानकारी पे अकाउंट ऑफिस में नहीं देते हैं। यही बात इस लेटर में लिखा गया है, जिसकी वजह से उनका पीएलआई तो बंद कर दिया जाता है, जो भी बचा कुचा पैसा है उसका भुगतान भी बेशक उनको हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसका इंटीमेशन उन्होंने पे अकाउंट ऑफिस में नहीं किया हुआ है, जिस वजह से उनका प्रीमियम का रिकवरी कंटिन्यू रहता है। देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है आपका पीएलआई बंद हो चुका है, आपको उस पीएलआई का कोई फायदा नहीं मिलना है आगे। आपने उस पीएलआई को डिसकंटिन्यू करा के जो भी फायदा लेना है, जो भी पैसा निकालना है वो कर लिया आपने, लेकिन क्योंकि पीएओआर को इंटीमेशन नहीं दिया आपने, उनको नहीं बताया कि हमने पीएलआई का ये पॉलिसी बंद कर दिया है, तो पीएओआर जो है आपका रिकवरी करता रहा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मुद्दे सामने आए जिसको लेकर के पीएओआर ने ये लेटर लिखा है, ये देखिए। और पीएओआर ने यही बात कही है कि बगैर इंटीमेशन के, बगैर पीएओआर को इंटीमेशन किए ही पीएलआई का पॉलिसी बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब पैसा कटता रहता है उसके बाद कुछ पेंशनर्स को या कुछ कर्मचारियों को तो पता भी नहीं चलता कि उनका पीएलआई का रिकवरी हो रहा है, जो बाद में जाकर के कहीं ना कहीं एक हैवी अमाउंट का रिकवरी के तौर पे देखा जाता है। तो बाद में ये पैसा बेशक कोशिश करने पर मिल तो जाता है, लेकिन पुराने समय में पैसा का जो वैल्यू होता है वो उतना, जितना कट गया आपको बाद में जाकर जितना भी साल बाद आपको मिले उतना ही मिलता है जितना आपका कटा है। जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो कोई बढ़ोतरी, कोई फायदा उसका नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अगर आप पीएलआई का पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करें तो आप अपना पीएओआर को इसकी इत्तला जल्दी से जल्दी जरूर दें, ताकि आपका प्रीमियम कटने का सिलसिला बंद किया जाए। यही गाइडलाइन, यही हिदायत इस लेटर में दी गई है पीएओआर द्वारा दोस्तों। तो अपना पीएलआई पॉलिसी बंद करवाने के साथ साथ पीएओआर में भी इत्तला करना जरूरी है।
चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, वाह, हर 1 साल 2 साल या 6 साल में पे पेंशन का रिवीजन, कोई पे कमीशन का झमेला नहीं। गजब का रिकमेंडेशन है। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन ने ये रिकमेंडेशन किया हुआ था पहले भी। जी हाँ, अहम है, महत्वपूर्ण है। चलिए इसको लेकर के जो रिपोर्ट मैंने बनाया है उसको देखते हैं। दोस्तों, पे कमीशन के बदले अगर परमानेंट पे मशीनरी हो, क्योंकि एक रिपोर्ट ये सामने देख पा रहे हैं, तो उससे किस तरीके से हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में या 6 साल में पेमेंट या पेंशन का रिवीजन हो सकता है, महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए। और दोस्तों ये कोई हवा बात नहीं है, ये कई सारे पे कमीशनों ने इसका रिकमेंडेशन भी दिया था। जी हाँ, उसी के बारे में आगे मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो करंट सिस्टम है, अभी कैसा सिस्टम है। अभी के सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेट फॉर 10 फुल इयर्स फॉर सैलरी इंक्रीज, यानी कि 10 साल पूरा इंतजार करने के बाद ही आपका सैलरी में बढ़ोतरी होता है, यानी कि आपका पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी होता है। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनका एनुअल इंक्रीमेंट तो कम से कम लग जाता है, लेकिन जो पेंशनर हैं उनका तो वो भी नहीं लगता है। डिफेंस पेंशनर को तो खैर अभी ओआरओपी लागू होने के बाद कुछ एलिजिबल पेंशनर को हर 5 साल में बढ़ोतरी मिलता है, लेकिन नॉर्मली अगर पेंशनर के रूप में देखें तो कई सारे ऐसे भी पेंशनर हैं जिनका पिछले लगभग 10 साल से पेंशन में कोई रिवीजन नहीं हुआ है। यानी कि 1 जनवरी 2016 में जितना पेंशन वो ले रहे थे बेसिक पेंशन, आज के डेट में भी उतना ही पेंशन ले रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं, तो उसको लेकर के ये जानकारी है जो कि परमानेंट पे मशीनरी को लेकर है। चलिए अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग दीज 10 इयर्स इन्फ्लेशन राइजेस, प्राइस गो अप, रेंट इंक्रीजेस, एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव। यानी कि ये जो 10 साल का पूरा समय लगता है, यहाँ पर चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, घर का किराया बढ़ जाता है, हर चीज का जो है पैसों में खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन रिवीजन कुछ नहीं होता। बट सैलरी स्टेज द सेम फॉर 10 इयर्स, यानी कि जो आपका पेमेंट है या पेंशन है वो बराबर रह जाता है। आगे डीए के बारे में बताऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं कि इसके लिए हमें डीए मिलता है। चलिए अगला पॉइंट है, अ टेम्पररी कमिटी फॉर इज फॉर्म्ड आफ्टर 10 इयर्स, वर्क्स फॉर 2 to 3 इयर्स, देन डिसअपियर्स। यानी कि एक टेम्पररी कमिटी बन जाती है, पे कमीशन बन जाती है, जो 2 से 3 साल तक काम करती है, उसके बाद वो फिर गायब हो जाती है। 2 से 3 साल तक जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देना है सरकार को सौंप देती है, फिर गायब हो जाती है, उसका अगले 10 साल तक नामो निशान नहीं रहता है। एम्प्लॉइज सफर्स साइलेंटली व्हाइल कॉस्ट ऑफ लिविंग कीप्स राइजिंग। और जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनको जो है तकलीफ होती है। तो दोस्तों अब यहां पर मैं बता दूं, जो डीएडीआर मिलता है दोस्तों, चलिए महंगाई के हिसाब से जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी सही गलत हो कुछ भी हो, डीएडीआर हर 6 महीने में बढ़ता तो है, लेकिन ये तो हो गया महंगाई के हिसाब से। इसके अलावा भी जो परिवर्तन हो रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, वो आज के डेट में बहुत तेजी से हो रहे हैं दोस्तों। अगर आप आज से 2 साल बैक का सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें अलग थी जो आज के डेट में अलग हो गई, जिसमें खर्चों का भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो डीएडीआर की बढ़ोतरी उन चीजों को कंपेंसेट नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 10 साल में ये पूरा रिवीजन होना जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके बारे में जो पिछले पे कमीशनों ने जो किया है उसका कुछ ब्यौरा आगे दिखाऊंगा। अब देखिए, अब ये अगर परमानेंट मशीनरी हो जाए तो इसका क्या मतलब बनता है। देखिए, क्रिएट अ परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि एक परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिस बनेगा। जैसे कि आप अगर देखें तो बहुत सारे विभाग हैं, फंड कंट्रोल करने के लिए अलग विभाग है, क्राइम को रेगुलेट करने के लिए अलग विभाग है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सीबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, इस तरीके के बहुत सारे विभाग हैं। इसी तरीके से अगर परमानेंट पे मशीनरी बन जाए तो उसका भी एक परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिस रहेगा। दिस परमानेंट ऑफिस वर्क्स ऑल द टाइम, ये हमेशा काम करेगा, 24/7 काम करेगा, 365 दिन काम करेगा, जैसे कि बाकी विभागें होती हैं जैसे काम करते हैं उसी तरीके से काम करेगा। रिव्यूज सैलरीज एवरी सिंगल ईयर, यानी कि हर साल सैलरी को रिव्यू करेगा। जो भी लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए हैं, जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उसका रिव्यू करेगा। 10 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When inflation rises, this office increases salary immediately. जैसे ही इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो सैलरी होगा, जो पेंशन होगा, उसको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी करा देगा। 10 साल का इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। When prices go up, this office adjusts allowances quickly. जैसे ही प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, किसी चीज का कीमत बढ़ जाएगा, तो बहुत जल्दी वो अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर देगा, ये जो परमानेंट मशीनरी है। आगे, एम्प्लॉइज गेट स्मॉल इंक्रीज एवरी ईयर
अब एम्प्लॉयज को भी छोटे छोटे जो इंक्रीमेंट है, छोटे छोटी बढ़ोतरियां हर साल मिलती रहेंगी। दिस सिस्टम वर्क सक्सेसफुली इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएसए। यानी कि ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा सिस्टम है और ऐसा सिस्टम सक्सेसफुली बिल्कुल कारगर तरीके से काम कर रहा है। जो विकसित देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे, अमेरिका जैसे देशों में काम कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए कहीं ना कहीं पिछले कई सारे पे कमीशनों ने इसको दोस्तों रिकमेंड भी किया है। तो आगे चलिए किन किन पे कमीशनों ने इसको रिकमेंड किया था उसके बारे में आगे बताता हूं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से दोस्तों सरकार को इकट्ठा ज्यादा फंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे अगर 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए सरकार को अगर 3-4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़े तो सरकार को बहुत ज्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, कई सारे इंस्टॉलमेंट में एरियर का भुगतान करना पड़ेगा और पे कमीशन एक बहुत बड़ा सिरदर्द जैसा दिखाई देगा सरकार के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से एक ऑफिस परमानेंट जो है परमानेंट मशीनरी बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो झंझट भी खत्म हो जाएगा और कई सारे सक्सेसफुल देशों में ये जो स्कीम है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब चलिए पिछले जो पे कमीशन थे, जैसे कि अगर पहले पे कमीशन की बात करें तो ऐसा कोई भी परमानेंट मशीनरी रिकमेंड नहीं किया पे कमीशन ने, दूसरे में भी नहीं किया, लेकिन तीसरे में किया था। यस, स्टैंडिंग बॉडी रिकमेंडेड, एक स्टैंडिंग बॉडी बनाने का रिकमेंडेशन हुआ था जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। चौथे पे कमीशन ने भी परमानेंट मशीनरी रिकमेंड किया था कि परमानेंट एक मशीनरी बनाया जाए, जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। 5वें पे कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिकमेंडेड, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहे ऐसा रिकमेंडेशन हुआ था जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। 6ठे पे कमीशन ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। 7वें पे कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था, रिम्यूनरेशन अथॉरिटी रिकमेंडेशन हुआ था, लेकिन जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब 8वां पे कमीशन, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसका पीरियड कब है, कौन कौन इसके चेयरमैन थे, वो भी पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। तो 8वां पे कमीशन में अब जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो पे कमीशन बनी है, इसमें अब ये क्लियर नहीं है कि आगे ये पे कमीशन इस तरीके का कोई परमानेंट बॉडी को रिकमेंड करती है, नहीं करती है, या आगे उसको सरकार रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, ये कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का अगर बॉडी कोई ऐसा परमानेंट बॉडी बन जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को भी एक बड़े झमेले से मुक्ति मिलेगी और जितने भी कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको भी हर साल बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे कि 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये सक्सेसफुल स्कीम है। कई सारे विभाग हैं देश में, उसी तरीके से एक परमानेंट पेमेंट के लिए, पेंशन का रिवीजन के लिए भी एक विभाग बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर ये लागू कर दिया जाए, परमानेंट पेमेंट मशीनरी या ऐसा कुछ भी लागू कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं 10 साल में पे कमीशन वाला जो रिवीजन है इसका भी झमेला नहीं रहेगा, बजट ज्यादा लगाने वाली भी बात नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं उचित फायदा उचित समय पर पेंशनर और कर्मचारियों को मिल पाएगा। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।